इन खबरों के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज ये सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। जी हां, शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक मंडल दल की बैठक होगी। पार्टी हाईकमान के फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा, इसका फैसला विधायक मंडल दल की बैठक में आज हो जाएगा। इस बैठक में नेता चुना जाएगा। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने, राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में हो सकता है। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं को बुलाया गया है। आज शाम 3 बजे पर्यवेक्षक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। नेता चुने जाने के बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और आज उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7वीं बार चुनाव जीतने वाले बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। सुबह 10 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 11 बजे विधानसभा में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। आपको बताते चलें कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 47, कांग्रेस 19, बीएसपी के 2 और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल किए हैं। इससे पहले रविवार को सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी शिरकत की है। उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। निश्चित रूप से जैसे ही विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा तो वो अपना महामहिम से मिलकर के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक लिखित प्रत्यावेदन माननीय महामहिम को देंगे कि हमारे दल ने अपने अमुक नेता को विधानमंडल दल का नेता चुना है और जिनको नेता चुनेंगे वो अपनी सरकार बनाने के लिए माननीय महामहिम से शपथ दिलवाने के लिए निवेदन करेंगे। ये प्रक्रिया उसके बाद तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार, जिस आशा और आकांक्षाओं के नाते उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है, 2/3 बहुमत दिया है और उसके आधार पर निश्चित तौर पर ये आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम उत्तराखंड की जनता की उन आशा और आकांक्षाओं को हम पूरा करें। और मोदी जी ने जो आश्वस्त किया है उत्तराखंड को कि ये सदी उत्तराखंड की सदी होगी, उसके लिए हम वैसा शासन हम उत्तराखंड की जनता को दें, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और उसके लिए लगातार हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस प्रकार से विचार मंथन करने के बाद वो कोई न कोई निर्णय लेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर आज जो भी कुछ घटनाक्रम रहने वाला है, हालांकि उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और इस दिन में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता ज्योत्सना। जाहिर तौर पर उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। क्या माने कि आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि राज्य की कमान किसको सौंपी जानी है? बिल्कुल अनुज, बहुत खास दिन है और बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 5वीं विधानसभा का आज गठन हो जाएगा और गठन होने के साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि राज्य की कमान किसके हाथों में होगी। बिल्कुल कह सकती हूँ कि 10 बजे से ही उत्तराखंड में जो सरगर्मी है और ख़ास तौर पर देहरादून में वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर जो वरिष्ठतम विधायक हैं बीजेपी के बंशीधर भगत, उनको शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर की और उसके बाद बंशीधर भगत विधानसभा आएंगे और विधानसभा में वो अपने से अलग जो 46 विधायक हैं उनको शपथ दिलाएंगे। यानी कि आज 5वीं विधानसभा का विधिवत तरीके से गठन हो जाएगा क्योंकि नवनिर्वाचित जो मेंबर्स हैं
वो विधानसभा के सदस्य बन जाएंगे, संवैधानिक पद उनको मिल जाएगा और वो फिर कह सकते हैं कि सरकार या विपक्ष में अपनी सक्रिय भागीदारी रख सकते हैं और सदन के माध्यम से अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो सुबह का कार्यक्रम होगा, लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह सरगर्मी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज बीजेपी के पर्यवेक्षक देहरादून आ रहे हैं और बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक 5 बजे होनी है। इस बैठक में विधानमंडल दल के नेता का चयन होना है और जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेगा। तो आज शाम कह सकते हैं बहुत हलचल वाली होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो नेता कौन होगा, इसमें सस्पेंस अनुज अब भी बरकरार है। बीजेपी के जितने भी सोर्सेज हैं वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है और सबका एक ही बात का कहना है कि किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। पर्यवेक्षक जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कि कमान किसके हाथों में होगी। कल दिल्ली में जरूर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, लेकिन जो हमारी सूत्रों से बात हुई है कि उस बैठक में जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष थे और उत्तराखंड से कार्यकारी मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डॉक्टर निशंक मौजूद रहे। सतपाल महाराज की 15 मिनट की अलग से मुलाकात थी। किसी भी तरीके से किसी भी नाम पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि सभी वरिष्ठतम जो नेता हैं उनको ये कहा गया कि आप प्रदेश में वरिष्ठ हैं, कल जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा आप सब उसका साथ दीजिए और सहयोग करके सरकार को चलाइए। लेकिन ये नहीं बताया कि वो नेता कौन होगा या वो सदस्य कौन है। और आप जानते हैं कि कल भी देर रात प्रधानमंत्री आवास पर उत्तराखंड को लेकर बैठक चलती रही, उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक चलती रही, लेकिन नामों का खुलासा नहीं हुआ है। नाम अब भी अनुज वही लाइन में है, चाहे हम कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर मदन कौशिक की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, धन सिंह रावत की बात करें या फिर हम बात करें रितु खंडूड़ी की बात करें या हम सांसदों में अनिल बलूनी की बात करें, अजय भट्ट की बात करें, सभी लोगों के नाम चल रहे हैं, कयासबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन किसके नाम का टिकट आएगा और लिफाफे में किसके लिए सरप्राइज होगा ये किसी को नहीं पता है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की भी अहम बैठक है अनुज आज। जो हार हुई है कांग्रेस की करारी, उसकी समीक्षा के लिए हाईकमान के निर्देश पर पर्यवेक्षक अविनाश पांडे और प्रभारी देवेंद्र यादव आ रहे हैं और 3 बजे से कांग्रेस में भी समीक्षा शुरू हो जाएगी। एक एक लोकसभा की समीक्षा होगी, एक एक सीट के हार के कारणों की समीक्षा होगी और 2 दिनों तक वहां भी मंथन होने वाला है। अनुज जी जो सुना बनी रही है हमारे साथ। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा
यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। विपक्षी विधायकों को भी शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलने लगा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार तो सरकार बनने से पहले ही विधायकों का शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। बीजेपी हाईकमान ने जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में बीजेपी को 3 सीएम दिए हैं, उसे देखकर कई विधायकों को लगता है कि उनके नाम की भी लॉटरी निकल सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस को जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस तय करेगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता आरपी रतूड़ी ने दी है। उन्होंने कहा है कि आज देहरादून में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यवेक्षक अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे और उसी विधानमंडल दल की बैठक में नेता विपक्ष का चुनाव होगा। साथ ही कहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी हो जाएगा और आरपी रतूड़ी ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल की भी प्रशंसा की। बड़ी जल्दी हमारे को नया अध्यक्ष मिलेंगे। वैसे गणेश गोदियाल जी के जो कार्यकाल था बड़ा छोटा था और मैं कहूँगा कि कार्यकाल कोई बुरा नहीं रहा। एक भी आदमी पहली बार बहुत दिनों बाद देखा कि विद्रोही कोई था ही नहीं कांग्रेस का, इसके बावजूद भी हार मिली। तो ये उनकी रणनीति ठीक थी कि कोई भी कांग्रेस का विद्रोही चुनाव नहीं लड़ा। ये गणेश गोदियाल की जीत थी और उनको अल्प समय मिला, ये कमी रही है। लेकिन हम नया जो भी अध्यक्ष आएगा निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम और उत्तराखंड में लोगों को जगाने का काम करेंगे। कांग्रेस की करारी हार के बाद अब समीक्षा करने आज से 2 दिवसीय दौरे पर पर्यवेक्षक अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव देहरादून पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के बाद जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उससे हाईकमान बेहद गंभीर हो गया है। वहीं इस बारे में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें थी इस इलेक्शन में, लेकिन उम्मीद के अनुरूप नतीजे नहीं रहे। क्या आपको मुख्य 2-3 कारण नजर आते हैं कि उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम आम जन के बीच में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लोग उत्तराखंड राज्य के अंदर बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रहे थे। लेकिन जब ईवीएम खुली तो ईवीएम में ठीक उसके उलट था। लोगों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी है। और मैं समझता हूं कि हमारे प्रभारी जी भी अविनाश पांडे जी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम राज्य के अंदर चुनाव क्यों हारे, इस पर गहन मंथन होगा और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, अपनी अपनी जो उनके क्षेत्र में स्थिति रही, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि लोगों ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हाईकमान ने भी पूरे मामले को अब संज्ञान में लिया, क्योंकि बयानबाजी भी काफी हो रही थी और 5 स्टेट में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। यहाँ पर भी 21 मार्च को पर्यवेक्षक पांडे जी भी आ रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भी आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जैसे सीट वाइज जब मंथन होगा तो किस तरीके से चीजें आएंगी? क्योंकि कोई टिकट को लेकर बात कहता है, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बात कहता है, ध्रुवीकरण की बात होती है। नहीं, देखिए, जब हम चुनाव पराजित होते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं। अब हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्यों हम हारे, वहाँ की स्थिति क्या रही, तो जो वहाँ से चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति है वो उस परिप्रेक्ष्य में जब बताएगा तो उन तमाम चीज़ों का जो है आकलन करने का काम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जिसमें हमको लगता है कि शायद संभवतः ध्रुवीकरण जो है एक बहुत मुख्य कारण रहा है। हम हारे हैं, हम हार को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, ये थे प्रीतम सिंह जी। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी को इंतजार है कि 2 दिन पार्टी का जो चिंतन मंथन होना है और लोकसभा वाइज सभी सीटों का एक मूल्यांकन होगा कि आखिर हार के कारण क्या थे और उसके बाद ही नतीजे पर पहुंचा जाएगा। और प्रीतम सिंह जी का साफ कहना है कि पार्टी आगे उनको जो भी जिम्मेदारी देगी वो पार्टी के सिपाही होने के नाते उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कैमरामैन दयाल सिंह बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और एक बार फिर से जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, ज्योत्सना हमारी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, सूर्यकांत धस्माना को हटाया गया, प्रीतम सिंह को लाया गया, प्रीतम सिंह को हटाया गया, गणेश गोदियाल को लाया गया। चुनावी नजरिए से देखें तो प्रीतम सिंह भी फेल हो गए, गणेश गोदियाल भी फेल हो गए, हरीश रावत भी फेल हो गए। अब कांग्रेस के पास अध्यक्ष के तौर पर कौन सा चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन सा चेहरा है? देखिए, अगर वैसे मूल्यांकन करें तो गणेश गोदियाल के लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम रहा, क्योंकि उनको लास्ट टाइम पर अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाने के साथ ही कह सकते हैं कि वो आधी अधूरी टीम के साथ मैदान में उतरे, न पार्टी को जिता पाए न खुद जीत पाए। पहले उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी श्रीनगर सीट पर, लेकिन लास्ट टाइम पर वो भी हार गए। तो गणेश गोदियाल के लिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ये चुनाव नहीं रहा। गणेश गोदियाल इंडिविजुअल बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जुझारू इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रणनीतिक चूक हुई और उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। रही बात प्रीतम सिंह की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है अनुज, क्योंकि हम उत्तराखंड की राजनीति को देखते हैं। प्रीतम सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस को या कांग्रेसियों को घर से बाहर निकाला। 2017 में जो करारी हार हुई थी, कांग्रेस सदमे में चली गई थी और बीजेपी तो यहाँ तक कहने लगी थी कि कांग्रेस आईसीयू में चली गई है, लेकिन प्रीतम सिंह ने मेहनत की और अध्यक्ष के नाते उन्होंने एक एक कांग्रेसी को बाहर निकाला, हारे हुए अपने महारथियों को बाहर निकाला और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। सदन में भी संघर्ष किया, तब उनका साथ इंदिरा हृदय देती थी जो नेता प्रतिपक्ष थी, और कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा किया। कांग्रेस संगठन मजबूती से खड़ा हुआ और कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में उसने मजबूती से लड़ाई लड़ी, उसके पीछे प्रीतम सिंह का हाथ है। नेता प्रतिपक्ष तो वो नाम मात्र के लिए एक सत्र के लिए रहे केवल, क्योंकि 3 दिन का सत्र था। नेता प्रतिपक्ष की जरूरत थी स्वर्गीय इंदिरा हृदय की मृत्यु के बाद, तो वो नाम मात्र के बने, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह भी राजनीति का शिकार हुए और जिसके कारण उनको अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। अब हार के बाद, क्योंकि ये बात सही है कि हार का ठीकरा केवल गणेश गोदियाल के सर पर नहीं फोड़ा जाएगा, बल्कि हार में सामूहिक अगर नेतृत्व है तो प्रीतम सिंह भी शामिल हैं और हरीश रावत भी शामिल हैं, और सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर पूरा काम किया था। उसमें प्रदेश प्रभारी भी शामिल हैं, सह प्रभारी भी शामिल हैं, लेकिन अभी इस्तीफा केवल प्रीतम सिंह का हुआ और माफ कीजिएगा गणेश गोदियाल का हुआ। प्रीतम सिंह का पद स्वतः ही खत्म हो गया, क्योंकि चौथी विधानसभा खत्म हो गई है, तो उसके साथ नेता प्रतिपक्ष भी खत्म हो गया। अब कांग्रेस को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो सदन में भी मुखरता से विपक्ष की बात को कह सके, विपक्ष को लीड कर सके, और दूसरी तरफ एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश है जो फिर से, क्योंकि कांग्रेस इस समय बहुत हतोत्साहित हो गई है। 5 साल पहले उसने विपक्ष में बिताए हैं और अगले 5 साल भी उसको विपक्ष में बिताने हैं, तो बहुत मुश्किल होता है किसी दल के लिए लगातार विपक्ष में रहना, सत्ता से दूर रहना और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखना। तो उसको 2 करिश्माई लोग चाहिए, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है कि वो करिश्माई लोग आसानी से ढूंढ ले, क्योंकि उसको क्षेत्रीय संतुलन बनाना है, जातीय संतुलन बनाना है, और उससे बड़ी बात यह है कि गुटिया संतुलन बनाना है। अगर हरीश रावत के पक्ष का कोई बनेगा तो प्रीतम सिंह को नाराजगी होगी, प्रीतम सिंह बनेंगे तो हरीश रावत को नाराजगी होगी, क्योंकि गोदियाल का कोई गुट नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे लड़ाई 2 गुटों के बीच में है। अब ये देखना होगा कि हाईकमान क्या फैसला लेता है। सीनियरिटी के नाते देखें तो सबसे सीनियर प्रीतम सिंह है, और प्रीतम सिंह का जो दावा है वो एक कह सकते हैं कि स्वाभाविक दावा रहेगा, लेकिन हाईकमान क्या सोचता है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ता है, ये आजकल में पता चलेगा। सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में सदन आहूत होगा, जिसमें सरकार अपना लेखानुदान भी प्रस्तुत करेगी, राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा,
तो ऐसे में एक मैसेज देने के लिए सदन में मुखर नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है। वो कमान किसको मिलेगी ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन प्रबल दावेदारों की बात करें तो प्रीतम सिंह सबसे ऊपर हैं। हालांकि दावा हरीश धामी भी कर रहे हैं जो धारचूला से विधायक हैं और हरीश रावत के काफी करीबी हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी जो नैनीताल से माफ कीजिएगा अल्मोड़ा से दूसरी बार विधायक बने हैं, उनका भी दावा है। तो ऐसे में कई लोग हैं जो दावेदार हैं। अब ये देखना होगा कि हाई कमान किसके नाम पर विचार करता है और किस रणनीति के तहत प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर चुनता है। जी ज्योत्सना, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश। वो भी आती है और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री रोड पर मजदूरों से भरा हुआ ट्रक खाई में गिर गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रक में 12 मजदूर सवार थे। वहीं हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 1 मजदूर लापता, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जानकारी दी है कि ट्रक खाई में कैसे गिरा। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता सुनील थपरियाल। सुनील, कब और कैसे हुआ है दर्दनाक हादसा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि देर रात्रि रुड़की से लगभग 10 बजे के लगभग ये 1109 जो ट्रक था ये मजदूरों से भरा हुआ पुरोला वहां इन्होंने ठेका लिया हुआ था। ये लोग रात को ही चल दिए थे और के जो है मॉर्निंग में शायद ट्रक ड्राइवर को नींद की झपकी आया और ये सीधे जो है ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और उसमें सारे मजदूर जो है सोए हुए थे और ये ईश्वर की इतनी कृपा रही कि सब लोग जो है छटक गए। अगर ये साथी जाते नीचे तो शायद कैजुअलिटी बढ़ सकती थी। तो उसमें से 2 डेड बॉडी जो है रिकवर हो चुकी है। एक जो है काफी पहले जो है एसडीआरएफ की टीम जो है पुलिस जो है लेके आ गई थी रोड पर और एक जो है ट्रक के नीचे दबा उसको निकालने का प्रयास जारी है और एक जो है लापता बताया जा रहा है। और जबकि जो है 9 जो घायल हैं उसमें से 3 को जो है नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। उनको भी काफी गंभीर चोटें आई हैं तो देहरादून उनको रेफर किया जा रहा है। और साथ में जो 6 मजदूर थे उनको डामटा ये घटनास्थल से पास में ही है 6 मजदूर जो है डामटा जो है भर्ती कराए गए थे। उसमें से 4 जो है देहरादून रेफर कर दिए गए और 2 के लिए जो है एम्बुलेंस की इंतजारी हो रही है। जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुनील। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग बेटी ने अपने ही पिता के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने नाबालिग बेटी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी
पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी कुसुम रावत ने बताया है कि लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अपने पिता के विरुद्ध जो है बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसकी हमने पहले प्रथम दृष्टया जांच की तो उसके आरोप में सत्यता पाई गई। उसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद 76-506 आईपीसी और पॉस्को एक्ट में और उसको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है। जो अपराधी है उसका नाम सचिन धीर पुत्र राजकुमार और ये खेमपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इसके विरुद्ध अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों में होली की छुट्टियां, लंबी वीकेंड छुट्टियां पड़ते ही पर्यटकों की भीड़ जुट गई है। वहीं शाम होते ही मॉल रोड पर पर्यटक ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। पर्यटकों से जब सहारा समय की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा है कि उन्हें नैनीताल सबसे अच्छा लगता है। जब भी उन्हें समय मिलता है वो यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं। हमेशा से ही मेरा एक्सपीरियंस नैनीताल के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और ये बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है मोस्टली। और मैं तो कई बार साल में आ जाती हूँ, जब भी मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है ऑफिस से तो मैं नैनीताल ही चुनती हूँ, क्योंकि ये तो एक तो नियर है और काफ़ी हर चीज़ यहाँ पर रिजनेबल रेट में है। तो आई लव नैनीताल, दैट्स इट। जैसे कि माल रोड में ये नैना देवी मंदिर में और घंटे वाला मंदिर वहाँ घूमे और भूटिया मार्केट, बड़ा बाजार, ये सब कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट